बेंगलुरु की एक दोपहर मोहल्ले की रफ्तार रोज की तरह ही अपनी गति से चल रही थी, लेकिन एक शांत गली में स्थित एक घर में एक अप्रत्याशित घटना घटी। राजेश आमतौर पर सुबह जल्दी काम पर जाता और देर रात को ही लौटता था। उसका शेड्यूल इतना तय था कि पड़ोसियों ने उसे दिन के बीच में शायद ही कभी देखा हो। सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया में उसकी बनाई टेक्नोलॉजी कंपनी तेजी से बढ़ रही थी। उसकी मीटिंग्स का शेड्यूल बहुत व्यस्त था। हर पल कॉन्ट्रैक्ट की बातचीत और रिपोर्ट से जुड़ा होता था। लेकिन आज सब कुछ अलग था। निवेशकों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक उम्मीद से पहले खत्म हो गई, जिससे उसे कुछ घंटे खाली मिल गए। घर लौटते समय उसने सोचा कि अपनी बेटी को खेलते या पढ़ते हुए देखकर उसे कितना आश्चर्य होगा। इस विचार ने एक अजीब सी उत्सुकता पैदा की, एक ऐसा एहसास जिसका वह शायद ही कभी आनंद ले पाता था, क्योंकि काम हमेशा उसके दिमाग पर हावी रहता था। उसने अपनी कार घर के आंगन में खड़ी की। शुरुआत में सब कुछ सामान्य लग रहा था। कोई अजीब संकेत नहीं था, केवल हवा की हल्की सरसराहट और पत्तियों की खड़खड़ाहट थी। लेकिन जैसे ही उसने कार का इंजन बंद किया, घर के अंदर से एक ऐसी आवाज आई जिसने उसे कंपा दिया। यह प्रिया की रोने की आवाज थी। उसकी 6 साल की बेटी, वह बच्ची जिसे वह अपनी पहली पत्नी सुनीता की कैंसर से मृत्यु के बाद जीने का एकमात्र कारण मानता था। यह रोना बच्चों की रोज की जिद वाला रोना नहीं था। यह एक सिसकी भरी रुक रुक कर आने वाली रोने की आवाज थी, जिसमें डर से ज्यादा दर्द भरा था। उस आवाज ने दोपहर की शांति को चीर दिया और उसके मन को बेचैन कर दिया। कुछ ही सेकंड बाद अंजलि की कठोर और तीखी आवाज साफ सुनाई दी। डांट के शब्द एक बच्चे पर लगातार चाकुओं के वार की तरह थे। वह प्रिया को पानी का गिलास गिराने के लिए डांट रही थी, महंगे कालीन का जिक्र कर रही थी, और फिर बिना किसी हिचकिचाहट के उसकी मरी हुई मां के अतीत को भी अपमानित करने के लिए घसीट लाई। उसके हर शब्द में कोई दया या नरमी नहीं थी, केवल तिरस्कार और कड़वाहट थी। लकड़ी के दरवाजे के पार से भी राजेश उस जहर को महसूस कर सकता था जो हर शब्द में घुला हुआ था। प्रिया सिसकते हुए विनती कर रही थी, उसकी नन्ही आवाज हिचकियों में डूब रही थी। बच्ची ने समझाने की कोशिश की कि पानी का गिलास पकड़ने की कोशिश में उसकी बैसाखी फिसल गई थी, कि उसने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। लगातार माफी की आवाजें आ रही थीं, लेकिन जवाब में केवल तीखी डांट ही मिल रही थी। उस पल में राजेश को लगा जैसे सुनीता की सारी यादें वापस आ गई हों। उसे वे दिन याद आए जब उसकी पत्नी बीमारी से लड़ रही थी, दर्द में भी उसकी कोमल मुस्कान। उसे उसके आखिरी शब्द याद आए, प्रिया को इतने प्यार से पालना कि वह कभी भी खुद को अकेला महसूस न करे। इसी बारातों में सौंपने की डाबकारे अकेलेपन के कारण 2 साल बाद उसने विश्वास किया कि अंजलि से शादी करने से प्रिया को प्यार करने और देखभाल करने के लिए एक और मां मिल जाएगी। लेकिन अब दरवाजे के पीछे से जो आवाजें आ रही थीं, वे इसके ठीक विपरीत साबित कर रही थीं। वह अंदर गया। उसकी नजर तुरंत प्रिया पर पड़ी। बच्ची फर्श पर बैठी थी, पास में पानी का गिलास गिरा हुआ था। उसकी गुलाबी बैसाखियां, जिन पर तितलियों के सुंदर स्टिकर लगे थे, दूर पड़ी थीं। उसकी छोटी सी हिम्मत का प्रतीक अब उसकी आत्मा की तरह खामोश पड़ा था। उसका बड़ा देहिज ही हिम्मत की तरह खामोश पड़ा था। चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। बाल उन आंसुओं से उलझे हुए थे जो अभी सूखे भी नहीं थे। लेकिन जिसने उसके दिल को सबसे ज्यादा चोट पहुंचाई, वह थी प्रिया की आंखों में हार मान लेने की भावना। यह पहली बार नहीं था कि उसके साथ ऐसा क्रूर व्यवहार किया गया हो। यह एक ऐसे बच्चे की नज़र थी जो डांट खाने का आदी हो, तिरस्कृत होने के दर्द का आदी हो, और बिना किसी गलती के खुद को दोषी ठहराने का आदी हो। अंजलि वहीं खड़ी थी। राजेश को अचानक देखकर उसकी आवाज मीठी हो गई, लेकिन यह तेजी से हुआ बदलाव उसकी आंखों की ठंडक को छिपा नहीं सका। उसने बहाना बनाया कि वह सिर्फ प्रिया को चीजों की देखभाल करना सिखा रही थी, कि बच्ची बहुत अनाड़ी है, कि कुछ भी गंभीर नहीं है।
लेकिन सामने की तस्वीर ने उस सारे विश्वास को तोड़ दिया था जो राजेश ने कभी इस महिला पर रखा था। उसे उसकी सफाई में कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था, क्योंकि प्रिया की हर सिसकी उसके दिमाग में एक अमिट सजा की तरह गूंज रही थी। अपने दिल की गहराई में वह जानता था कि वह एक नग्न सत्य के सामने खड़ा है। जिस सौतेली माँ के बारे में उसने सोचा था कि वह प्यार लाएगी, वह न केवल असफल हुई थी, बल्कि उसने घर को एक ऐसी जगह बना दिया था जहां उसकी बेटी को पीड़ा सहनी पड़ रही थी। एक पल पोट के लाएगी, इसका डापने दिल की गहराई में वह जानता था कि वह कारो में एक पूर्ण परिवार की सारी उम्मीदें और भ्रम टूट गए। राजेश मुंह नहीं मोड़ सकता था। वह प्रिया को डर में जीना जारी नहीं रखने दे सकता था। उसी क्षण एक दृढ़ निर्णय लिया गया, जो आवेग से नहीं बल्कि एक पिता की उस जिम्मेदारी से पैदा हुआ था जिसने अपनी बेटी की हर कीमत पर रक्षा करने का वादा किया था। उसने दृढ़ता से घोषणा की कि अंजलि के पास इस घर को छोड़ने के लिए केवल 1 घंटा है। कोई बातचीत नहीं, कोई सफाई का मौका नहीं, झूठ के लिए कोई जगह नहीं। वे शब्द शांत कमरे में गूंजे, उस सारी मीठी दिखावट को समाप्त करते हुए जो उसने कभी बनाई थी। माहौल भारी हो गया, जैसे कि दीवारें भी महसूस कर सकती थीं कि एक नया अध्याय खुल रहा है। वह अध्याय जहां सारा सच सामने आ गया। प्रिया अभी भी वहीं बैठी थी, उसकी लाल आंखें उम्मीद की एक किरण के साथ अपने पिता की ओर देख रही थीं। एक पल के लिए पिता के संरक्षण ने उसे लंबे डरावने दिनों के बाद थोड़ी सुरक्षा दी, और राजेश वह समझ गया कि सब कुछ अभी शुरू हुआ है। अंजलि को बाहर निकालने का निर्णय केवल उसकी बेटी को मुक्त करने के लिए नहीं था, बल्कि एक नया रास्ता खोलने के लिए भी था। एक ऐसा रास्ता जिस पर उसे उस आदर्श दिखने वाले मुखौटे के पीछे छिपे सच को खोजना था। शांत कमरे में प्रिया अपने पिता से लिपट गई, उसके चेहरे पर अभी भी आंसू थे। राजेश ने धीरे से उसे बिस्तर पर लिटाया और पास में एक कुर्सी खींचकर बैठ गया। उसकी छोटी कलाई पर हल्के लाल निशानों को ध्यान से देख रहा था। ये निशान किसी बच्चे की अनाड़ीपन के कारण नहीं थे, बल्कि क्रूरता के निशान थे। वह समझ गया कि यह पहली बार नहीं हो सकता। प्रिया की खामोश सहनशीलता ने इस बात की पुष्टि कर दी कि ऐसी घटनाएं कई बार हो चुकी हैं। उसके दिल में अपराधबोध की भावना बढ़ गई, क्योंकि इतने समय तक उसने बहुत ज्यादा भरोसा किया था, इतना व्यस्त था कि वह इन असामान्य संकेतों को पहचान नहीं पाया। प्रिया ने धीरे से कहा कि उसे अंजलि को गुस्सा दिलाने से डर लगता था कि हर बार जब वह कोई छोटी सी भी गलती करती तो उसे लगातार डांटा जाता था। उसने बताने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि उसे डर था कि उसके पिता निराश होंगे। हर शब्द सुनकर उसे लगा जैसे उसका दिल निचोड़ा जा रहा हो। उसे वे समय याद आए जब वह घर लौटता था, प्रिया को एक कोने में चुपचाप बैठा देखता था। उसकी आंखें उदास होती थीं और अंजलि जल्दी से समझाती थी कि यह सिर्फ बचपना है या बेवजह का गुस्सा। उसने इसे नजरअंदाज कर दिया था, यह सोचकर कि उसकी बेटी को एक नई मां के साथ तालमेल बिठाने में समय लगेगा। अब सारे टुकड़े एक अंधेरी तस्वीर में जुड़ गए। उसने अपनी निजी सुरक्षा टीम के प्रमुख को फोन किया, जो उसके साथ स्टार्टअप के शुरुआती दिनों से था। उसकी आवाज धीमी और दृढ़ थी। उसने एक व्यापक जांच का अनुरोध किया। वह अंजलि के अतीत के हर विवरण को जानना चाहता था, उसके बचपन, शिक्षा से लेकर उसके हाल के संबंधों तक। वह उस दुर्भाग्यपूर्ण शाम की भी फिर से जांच करना चाहता था जब सुनीता की मृत्यु हुई थी, क्योंकि एक पल के लिए शक एक ठंडी हवा की तरह घुस गया, जिससे वे यादें भी अस्थिर हो गईं जो कभी अचल लगती थीं। जिस पहली महिला के बारे में उसने सोचा था कि वह उसकी बेटी को प्यार देगी, अब वह उसी घर में डर फैलाने वाली निकली। प्रिया ने अपने पिता का हाथ पकड़ा, उसकी धीमी आवाज कांप रही थी। उसने उन बातों को दोहराया जो उसने तब सुनी थीं जब अंजलि सोचती थी कि वह ध्यान नहीं दे रही है। लंबी फोन कॉल्स, एक अजनबी नाम की बार बार फुसफुसाहट,
मालिनी, सुनीता के प्रति कड़वे शब्द, गुस्से भरे शब्द कि प्रिया की मां कमजोर थी, कि उसकी मौत उसकी असफलता का सबूत थी। प्रिया ने बताया कि कई रातें बिस्तर पर लेटे हुए उसने नीचे स्टडी रूम से आवाजें सुनी थीं। दराजें खुलने की आवाज, कागजों के पलटने की आवाज। उसने महसूस किया कि अंजलि अक्सर उसके पिता की फाइल कैबिनेट में कागजों को खंगालती थी। एक बार तो उसने चांदी का गहनों का डिब्बा भी खोला था, जिसे सुनीता एक यादगार के रूप में सहेज कर रखती थी। राजेश ने हर विवरण सुना, जिससे उसका दिल बेचैन हो गया। उसे वह चांदी का डिब्बा याद आया, जिसके अंदर न केवल गहने थे, बल्कि कुछ पत्र और व्यक्तिगत दस्तावेज भी थे जो सुनीता ने छोड़े थे। उसने कभी भी उन सभी को खोलने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि हर चीज एक याद का हिस्सा जगाती थी। लेकिन अगर अंजलि ने उसे छुआ था, तो इसका मतलब था कि वह कुछ महत्वपूर्ण खोज रही थी। इसके भार की इस महत्वपूर्ण खारेदेह विचार ने उसे सच्चाई को उजागर करने के लिए और भी दृढ़ बना दिया। प्रिया ने हिचकिचाते हुए स्वीकार किया कि कई बार अंजलि ने हस्ताक्षर वाले कागजों का जिक्र किया था, यह कहते हुए कि अगर वे मिल गए तो सब कुछ बदल जाएगा। बच्ची पूरी तरह से समझ नहीं पाई, लेकिन उसे ये शब्द अच्छी तरह याद थे, जैसे इसे उजागर नहीं होने देना या इसे हमेशा के लिए छिपाना सुनिश्चित करना होगा। राजेश चुप हो गया। वे फुसफुसाहटें कोई छोटी बात नहीं हो सकती थीं। उनमें कुछ ऐसा छिपा था जो एक सामान्य परिवार के दायरे से परे था। उसके मन में एक चिंता पैदा हुई कि मामला सिर्फ प्रिया के साथ दुर्व्यवहार तक ही सीमित नहीं है। शायद सब कुछ सुनीता से जुड़ा था, उस विरासत से जो वह छोड़ गई थी, और उसकी कंपनी की सुरक्षा से भी। यह उलझन हर पल और स्पष्ट होती जा रही थी, जिससे वह इसे हल्के में नहीं ले सकता था। वह समझ गया कि अपनी सुंदर उपस्थिति के पीछे अंजलि एक और योजना छिपा रही थी, कुछ ऐसा जो लंबे समय से चल रहा था, जिसे वह महसूस नहीं कर पाया था। जब घड़ी ने लगभग आधी रात का समय बताया, तो उसका फोन वाइब्रेट हुआ। एक बिना नाम के नंबर से एक संदेश आया। सामग्री संक्षिप्त लेकिन परेशान करने वाली थी। यह मत सोचो कि तुम उस बच्ची को हमेशा के लिए बचा सकते हो। कुछ बातें दफन रहने के लिए होती हैं, और मत खोजो, नहीं तो तुम दोनों को कीमत चुकानी पड़ेगी। इन शब्दों ने उसे कंपा दिया। यह संदेश केवल एक धमकी नहीं थी, बल्कि इस बात का सबूत था कि दूसरा व्यक्ति जानता था कि उसे शक होने लगा है। शब्दों में आत्मविश्वास और धूर्तता थी, जैसे कि सब कुछ गणना के अनुसार हो रहा हो। राजेश ने प्रिया की ओर देखा। बच्ची एक घटनापूर्ण दिन के बाद थक गई थी। वह बेचैन नींद में सो गई थी। वह जानता था कि इस क्षण से वह पीछे नहीं हट सकता। हर सच को उजागर करना होगा, हर खतरे को खत्म करना होगा, क्योंकि अगर नहीं, तो कीमत उसकी बेटी की जान हो सकती है। उसने अपने हाथ में फोन को कसकर पकड़ लिया। खुद से कहा कि आगे का रास्ता कितना भी खतरनाक क्यों न हो, वह किसी को भी प्रिया को फिर से चोट पहुंचाने की इजाजत नहीं देगा। उसने एक लंबी सांस ली। अंधेरे में चुपचाप बैठा उस निर्णय के भार को महसूस कर रहा था जो अभी अभी बना था। कोई वापसी नहीं थी, केवल एक ही विकल्प था। हर सुराग का पालन करना, झूठ की हर परत को छीलना, जब तक कि असली चेहरा सामने न आ जाए। और उसने खुद से कसम खाई कि इस क्षण से हर रहस्य को प्रकाश में लाया जाएगा। अगली सुबह जब आसमान अभी पूरी तरह से साफ नहीं हुआ था, राजेश बेंगलुरु पुलिस स्टेशन में था। उसके हाथ में एक मोटी फाइल थी, जिसमें मनोवैज्ञानिक शिक्षक और बाल रोग विशेषज्ञ के नोट्स थे, जिन्हें उसने पहले ही इकट्ठा करने के लिए कहा था। हर पन्ने पर प्रिया के व्यवहार में असामान्य परिवर्तन, उसका खुद में सिमटना, लगातार डर और अत्यधिक सतर्कता की स्थिति का वर्णन था। ये संकेत थे कि बच्ची एक असुरक्षित मानसिक वातावरण में रह रही थी। सब कुछ सावधानीपूर्वक दर्ज किया गया था। हर विशेषज्ञ की टिप्पणी एक पिता के दिल में चाकू की तरह चुभ रही थी। एक भारतीय मूल की महिला पुलिस अधिकारी ने फाइल ली।
हर पन्ने को पलटा, उसकी आंखों में गंभीरता दिखाई दी। उसने समझाया कि मानसिक दुर्व्यवहार को साबित करना आसान नहीं है, क्योंकि यह ठोस निशान नहीं छोड़ता। डांट अपमान अक्सर हवा में गायब हो जाते हैं, केवल बच्चे की आत्मा में घाव छोड़ जाते हैं। राजेश चुप रहा, अपने अंदर के गुस्से को दबाए हुए। वह जानता था कि सच्चाई ठीक सामने है, लेकिन अंजलि जैसी चतुर और छिपाने में माहिर महिला को दोषी ठहराने के लिए और भी मजबूत सबूतों की जरूरत थी। मेडिकल और मनोवैज्ञानिक रिकॉर्ड के अलावा राजेश ने पिछली रात की कहानी सुनाई। प्रिया का रोना, डांट, उसकी छोटी कलाई पर लाल निशान। उसने इस बात पर जोर दिया कि यह जारी नहीं रह सकता, क्योंकि उसकी बेटी खतरे में है। पुलिस ने सुना, नोट किया, सिर हिलाया और फिर सवाल पूछा, आपको क्यों शक है कि जो हो रहा है वह सुनीता की मौत से भी जुड़ा है? इस सवाल ने उसे कुछ सेकंड के लिए रोक दिया। वह उस दर्द को फिर से कुरेदना नहीं चाहता था, लेकिन उसके मन में बहुत सारे असामान्य संकेत थे। उसने अपने फोन पुलदोस्ता शाराप पर आए गुमनाम संदेश के बारे में बताया, जिसमें सच्चाई को दफनाने और कीमत चुकाने का जिक्र था। उसने उन गुप्त फोन कॉल्स के बारे में बताया जो प्रिया ने सुनी थीं, उन गणनात्मक फुसफुसाहटों के बारे में। मालिनी नाम बार बार दोहराया गया था। उसने चांदी के गहनों के डिब्बे के बारे में बताया, जहां अंजलि अक्सर चुपके से खोजबीन करती थी, और संपत्ति से संबंधित हस्ताक्षर वाले कागजों में उसकी असामान्य रुचि के बारे में। सब कुछ एक साथ जुड़कर एक धुंधली लेकिन खतरनाक तस्वीर बना रहा था। पुलिस ने सिर हिलाया और कहा कि वे अंजलि की पहचान की त्वरित जांच करेंगे। उसी सुबह एक प्रारंभिक जांच शुरू की गई। कुछ ही घंटों बाद जो जानकारी वापस आई, उसने राजेश को स्तब्ध कर दिया। अंजलि शर्मा नाम की जिस महिला पर उसने कभी भरोसा किया था, वह एक उधार का नाम था। रिकॉर्ड से पता चला कि उस नाम की एक महिला ह्यूस्टन में पैदा हुई और पली बढ़ी थी, लेकिन 5 साल पहले एक कार दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो गई थी। अंजलि ने उस पहचान का इस्तेमाल एक नकली जीवन बनाने, समुदाय में संबंध बनाने और फिर उसके जीवन में घुसने के लिए किया था। पुलिस अधिकारी ने एक लंबी सांस ली और इकट्ठे किए गए नोट्स पढ़ना जारी रखा। उसका असली नाम शायद मालिनी था। उसने पहले अमेरिका के मिडवेस्ट के कुछ अस्पतालों में एक प्रशिक्षु नर्स के रूप में काम किया था। उसके पेशेवर रिकॉर्ड में मालिनी की ड्यूटी के दौरान कई असामान्य मौतें दर्ज थीं। हालांकि मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं थे, लेकिन मेडिकल बोर्ड ने उसका प्रैक्टिस करने का लाइसेंस रद्द करने का फैसला किया था। उसके बाद वह सार्वजनिक रिकॉर्ड से गायब हो गई। कोई नहीं जानता था कि वह कहाँ रहती है, जब तक कि अंजलि शर्मा नाम कैलिफोर्निया में सामने नहीं आया और उसके परिवार से संपर्क नहीं किया। यह सुनकर राजेश को लगा जैसे उसका पूरा शरीर सुन्न हो गया हो। सुनीता के कैंसर से लड़ने के समय की सारी यादें वापस आ गईं। उसे वे आखिरी दिन याद आए जब अंजलि अक्सर साथ रहती थी, बहुत देखभाल करने का दिखावा करती थी। वे चाय के कप, वे हर्बल दवा के पैकेट, पोषण के बारे में वे सलाह जिन्हें उसने कभी सद्भावना समझा था, अब एक भयानक संदेह के सबूत बन गए थे। उसके सामने बैठी पुलिस अधिकारी ने भारी आंखों से पूछा कि क्या वह इस संभावना को स्वीकार करने के लिए तैयार है कि सुनीता की मौत पूरी तरह से स्वाभाविक नहीं हो सकती है। राजेश बहुत देर तक चुप रहा। अंत में उसने केवल सिर हिलाया। पुलिस स्टेशन से बाहर निकलते हुए दोपहर की हवा तेज चल रही थी, लेकिन उसे सदमे के अलावा कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था। वह अपनी कार में बैठ गया, अपनी आंखें बंद कर लीं। अपने अंतिम दिनों में सुनीता के थके हुए चेहरे की कल्पना की, वह कमजोर मुस्कान जो उसने अपनी बेटी के लिए बनाए रखने की कोशिश की थी। उसे याद आया कि कैसे अंजलि ने उसके कंधे पर हाथ रखा था, यह दिलासा देते हुए कि सुनीता शांति से चली गई। उसे वह क्षण याद आया जब उसने वसीयत संपत्ति से संबंधित कागजों पर हस्ताक्षर किए थे।
थकी हुई अवस्था में सभी कानूनी प्रक्रियाएं पूरी की थीं और अब सब कुछ एक पूर्व नियोजित पटकथा की तरह लग रहा था। डर अब केवल प्रिया के दुर्व्यवहार के इर्द गिर्द नहीं घूमता था। यह इस जुनून में बदल गया था कि उसकी पहली पत्नी की मौत में भी एक साजिश के निशान थे। अंजलि की छवि उसके दिमाग में उभरी। अब वह देखभाल करने वाली महिला नहीं थी, बल्कि एक ठंडी महिला थी जो अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए दूसरों की मौत का इस्तेमाल कर सकती थी। राजेश जानता था कि अब वह केवल एक विधुर नहीं है जो अपनी बेटी की रक्षा करने की कोशिश कर रहा है, बल्कि एक ऐसे मामले में गवाह बन गया है जो एक गंभीर अपराध से संबंधित हो सकता है। उसने स्टीयरिंग व्हील को कसकर पकड़ लिया। उसका मन गुस्से और दृढ़ संकल्प के बीच घूम रहा था। अगर सच्चाई वैसी ही थी जैसी उसने अभी सुनी थी, तो पिछले कुछ सालों से वह और उसकी बेटी एक संभावित हत्यारे, एक चालाक धोखेबाज के साथ रह रहे थे। इस विचार ने उसे बेचैन कर दिया। अभी भी बहुत कुछ स्पष्ट नहीं था, लेकिन पहला कदम पुष्टि हो चुका था। वह महिला अंजलि शर्मा नहीं थी, वह मालिनी थी। एक ऐसा नाम जो एक धुंधले अतीत और अनसुलझी मौतों से जुड़ा था। राजेश ने कार स्टार्ट की। उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प चमक रहा था। वह जानता था कि आगे का रास्ता खतरों से भरा होगा, लेकिन कोई दूसरा रास्ता नहीं था। प्रिया की रक्षा के लिए, सुनीता को न्याय दिलाने के लिए, उस महिला को बेनकाब करने के लिए जो इतने सालों से छिपी हुई थी, उसे अंत तक जाना ही होगा। और उसने कसम खाई कि इस बार वह किसी भी झूठ को अपनी आंखों पर पर्दा नहीं डालने देगा। उस दोपहर राजेश बेंगलुरु के केंद्र में स्थित एक बड़े बैंक में गया, जहां उसने और सुनीता ने उसकी मृत्यु से पहले एक साझा सेफ डिपॉजिट बॉक्स खोला था। धातु की छोटी चाबी इतने सालों से उसके बटुए में पड़ी थी, एक बार भी इस्तेमाल नहीं हुई। हर बार जब वह उसे देखता तो वह हिचकिचाता, क्योंकि उसके दिल में अपनी दिवंगत पत्नी की अंतिम वस्तुओं को छूने की हिम्मत नहीं थी। लेकिन अब जब अंजलि के बारे में सच्चाई धीरे धीरे सामने आ रही थी, वह समझ गया कि बचे हुए सभी रहस्य केवल वहीं मिल सकते हैं जहां सुनीता ने उन्हें सौंपा था। बैंक मैनेजर ने प्रक्रियाओं की पुष्टि की और उसे सुरक्षित तिजोरी वाले तहखाने में ले गया। ठंडे कमरे में चाबी के घूमने की आवाज गूंजी। सेफ डिपॉजिट बॉक्स खुला और अंदर एक पीले रंग का लिफाफा था, जिस पर साफ सुथरे अक्षरों में लिखा था, अगर मुझे कुछ हो जाए। जैसे ही उसने उसे देखा, उसके हाथ कांपने लगे, डर से नहीं, बल्कि पुराने दर्द के वापस आने से। वह एक लंबी बेंच पर बैठ गया, लिफाफा खोला और एक लंबा पत्र और साथ में कई दस्तावेज देखे। सुनीता के शब्द उसकी आंखों के सामने आ गए, स्पष्ट और दृढ़। उसने लिखा था कि वह अंजलि पर भरोसा नहीं करती थी, कि उसने शुरुआत से ही असामान्य संकेत देखे थे। वह महिला वसीयत, बेटी के लिए ट्रस्ट फंड और कंपनी की संपत्ति से संबंधित कागजों में बहुत ज्यादा दिलचस्पी रखती थी। सुनीता ने उन दर्द का जिक्र किया जो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे थे, जो डॉक्टर द्वारा बताए गए बीमारी के वर्लाव से मेल नहीं खाते थे। उसे शक था कि कोई बाहरी हाथ इसमें शामिल है, और ऐसा करने का मौका सिर्फ अंजलि के पास था। पत्र में सुनीता ने बताया कि उसने घर में कुछ और सबूत कहाँ छिपाए थे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उसने राजेश को सतर्क रहने की चेतावनी दी थी। उसे विश्वास था कि अंजलि का अंतिम लक्ष्य केवल पैसा नहीं था, बल्कि उसके परिवार के जीवन पर पूर्ण नियंत्रण था। पत्र प्रिया और उसके लिए प्यार भरे संदेश के साथ समाप्त हुआ, यह कहते हुए कि अगर एक दिन सच्चाई सामने आए तो बेटी की हर कीमत पर रक्षा करना। पत्र के नीचे कागजों की एक श्रृंखला थी, बैंक स्टेटमेंट की प्रतियां जो सुनीता की मृत्यु से पहले मालिनी नाम के एक व्यक्ति को भेजे गए कई संदिग्ध धन हस्तांतरण को दर्शाती थीं। कुछ अस्पतालों के मेडिकल रिकॉर्ड से मुद्रित नोट्स भी थे, जहां अंजलि ने काम किया था,
जिसमें उसकी ड्यूटी के दौरान कई असामान्य मौतें दर्ज थीं। हर दस्तावेज राजेश के दिल में एक चाकू की तरह चुभ रहा था। वह समझ गया कि उसकी पत्नी को अपने अंतिम दिन संदेह और असुरक्षा में बिताने पड़े थे और उसने अपनी बची हुई सारी ताकत उसे सुराग छोड़ने में लगा दी थी। जब वह कागजों को फिर से व्यवस्थित कर रहा था तो उसकी जेब में फोन वाइब्रेट हुआ। एक अज्ञात नंबर से एक नया संदेश आया। सामग्री संक्षिप्त लेकिन ठंडी थी। तुम सही जगह पहुंच गए हो। शायद सुनीता ने तुम्हें शक करना सिखाया, लेकिन क्या तुम वाकई सब कुछ का सामना करने की हिम्मत रखते हो? $50 मिलियन और सारे सबूत गायब हो जाएंगे। नहीं तो तुम सब कुछ खो दोगे, उस बच्ची को भी। संदेश के साथ एक अकाउंट नंबर और कुछ ही घंटों की समय सीमा थी। राजेश चुपचाप बैठ गया, कागज को कसकर पकड़े हुए। सच्चाई अब अलग अलग टुकड़े नहीं थी, बल्कि एक पूरी साजिश के रूप में सामने आ गई थी। अंजलि न केवल संपत्ति हड़पना चाहती थी, बल्कि उसने लंबे समय से तैयारी की थी। उसे नकली रिकॉर्ड के साथ नियंत्रित करने की पूरी योजना बनाई थी। $50 मिलियन की कीमत केवल लालच नहीं थी, बल्कि एक सीधी धमकी थी जिसने प्रिया की जान और भविष्य को खतरे में डाल दिया था। उसे अपनी बेटी की चिंतित आंखें याद आईं, वे रातें याद आईं जब बच्ची ने स्वीकार किया था कि वह अपनी सौतेली मां को फोन पर बात करते हुए सुनकर डर जाती थी। जो बातें प्रिया ने बताई थीं, वे अब जीवित सबूत बन गई थीं, जो उसके हाथ में मौजूद हर दस्तावेज से जुड़ी थीं। उसके दिमाग में सुनीता की आवाज गूंजी, उस बच्ची को अकेला मत छोड़ना, उसे शिकार मत बनने देना। फोन फिर से वाइब्रेट हुआ। इस बार संदेश नहीं, बल्कि एक अज्ञात नंबर से कॉल थी। राजेश एक पल के लिए हिचकिचाया और फिर कॉल उठाया। अंजलि की आवाज गूंजी, जिसमें कोई बनावट नहीं थी, धीमी और गणनात्मक। उसने कहा कि उसे पुलिस के पास रिकॉर्ड ले जाकर समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसने पहले से तैयारी कर रखी है। उसके सहयोगियों वकीलों के साथ उसकी सभी निजी बातचीत, यहां तक कि कंपनी की आंतरिक चर्चाएं भी उसके पास थीं। उन डेटा को तोड़ मरोड़ कर वित्तीय जांच में उसके खिलाफ सबूत बनाया जा सकता था। दूसरी तरफ से आवाज में कोई डर नहीं था, बल्कि हर शब्द एक हथौड़े की तरह पड़ रहा था। उसने विदेशी खातों, संवेदनशील बैठकों और उन पैसों का जिक्र किया जो उसने जोखिम भरे निवेश परियोजनाओं पर खर्च किए थे। सब कुछ मनी लॉन्ड्रिंग या कर चोरी के सबूत में बदला जा सकता था। उसने चुनौती दी कि अगर उसने शर्तें नहीं मानी तो सारा डेटा तुरंत अधिकारियों को भेज दिया जाएगा। राजेश चुपचाप सुनता रहा, उसके मन में गुस्सा बढ़ रहा था। वह जानता था कि उसके व्यवसाय में कुछ भी अवैध नहीं है, लेकिन अगर जानकारी को तोड़ मरोड़ कर सही समय पर जारी किया गया तो कंपनी की प्रतिष्ठा गिर जाएगी और निवेशक अपना पैसा निकाल लेंगे। इतने सालों में बनाया गया उसका पूरा करियर खत्म हो जाएगा। और इससे भी खतरनाक, प्रिया उस निर्दयी महिला के हाथों में पड़ जाएगी। कॉल अंतिम धमकी के साथ समाप्त हुई। तुम्हारे पास कुछ ही घंटे हैं, पैसा या सब कुछ खत्म हो जाएगा। हीरो बनने की कोशिश मत करना। वह ठंडी आवाज उसके दिमाग में गूंजती रही, लेकिन जब उसने लिफाफे में रखे कागजों को देखा तो राजेश ने स्पष्ट रूप से देखा कि वह पीछे नहीं हट सकता। सुनीता ने उसे एक संदेश छोड़ा था जो हर शब्द में छिपा था। प्रिया उसकी सुरक्षा का इंतजार कर रही थी और वह जानता था कि यह लड़ाई अब केवल उसके और अंजलि के बीच नहीं थी, बल्कि सच्चाई और पूरे परिवार के अस्तित्व को पुनः प्राप्त करने का संघर्ष बन गई थी। वह भारी मन से बैंक से निकला। बगल की सीट पर सभी सबूतों वाला लिफाफा सबसे महत्वपूर्ण वस्तु बन गया था। हर पन्ना सुनीता के साहस का प्रमाण था, उसकी दूरदर्शिता का प्रमाण था। जब वह जानती थी कि एक दिन सच्चाई को उजागर करने की आवश्यकता होगी, उसके दिमाग में केवल एक ही विचार था, उसे जारी रखना होगा, पूरी सच्चाई का पता लगाना होगा
और उस व्यक्ति को रोकना होगा जिसने उसके परिवार में दुख बोया था। राजेश बैंक से दस्तावेजों का लिफाफा लेकर घर लौटा। मन भारी था, लेकिन आंखों में दृढ़ संकल्प था। वह जानता था कि इस समय वह अकेले अंजलि जैसी चालाक और लंबे समय से तैयारी करने वाली महिला का मुकाबला नहीं कर सकता। उसी रात उसने एक पुराने दोस्त से संपर्क किया जो पहले सुरक्षा उद्योग में काम करता था और अब सीबीआई का एक विश्वसनीय सहयोगी था। बातचीत लंबी चली। उसने सुनीता के पत्र से लेकर पैसे के हस्तांतरण के बयानों और असामान्य मेडिकल रिकॉर्ड तक सब कुछ बताया। दूसरी तरफ से एजेंट की आवाज में तनाव स्पष्ट था, लेकिन उसने यह भी पुष्टि की कि यह एक औपचारिक जांच शुरू करने के लिए पर्याप्त सुराग है। अगली सुबह राजेश दस्तावेजों के साथ सीबीआई कार्यालय में था। छोटे से कमरे में वह एजेंट शर्मा और ऑफिसर राव के सामने एक लकड़ी की मेज पर बैठा था। वही महिला अधिकारी जिससे वह पहले मिला था। हर पन्ना मेज पर रखा गया, उसकी कहानी का हर विवरण दर्ज किया गया। जब प्रिया द्वारा सुनी गई अजीब कॉल्स की बात आई तो सभी ने ध्यान से सुना, क्योंकि बच्चों की आवाज कभी-कभी एक अमूल्य गवाह होती है। वेंटिलेशन शाफ्ट कार में फुसफुसाहट, रिचर्ड का नाम, किसी सच्चाई को छिपाने की बातें, सब कुछ एक बड़ी तस्वीर की शुरुआत बन गया। प्रिया को एक अलग कमरे में बुलाया गया, जहां एक महिला सामाजिक कार्यकर्ता उसकी मानसिक स्थिति सुनिश्चित करने के लिए मौजूद थी। बच्ची अपने साथ एक छोटा टैबलेट लाई, जिसमें उसने पहले से खींची हुई तस्वीरें सहेज रखी थीं। उसने एजेंटों को एक-एक करके तस्वीरें दिखाईं। एक तस्वीर में अंजलि स्टडी रूम में खड़ी थी। हाथ में राजेश की तिजोरी से निकाले गए दस्तावेजों का एक बंडल था। दूसरी तस्वीर में वह अपने फोन से रिकॉर्ड की तस्वीरें ले रही थी। हालांकि ये तस्वीरें दरवाजे की दरार से जल्दबाजी में ली गई थीं, लेकिन वे उसके गुप्त कार्यों को साबित करने के लिए पर्याप्त थीं। प्रिया ने समझाया कि वह जानती थी कि उसके पिता तिजोरी में कई महत्वपूर्ण कागज रखते हैं और वह केवल कमरे में लगे शीशे के प्रतिबिंब से देखकर ही पासवर्ड जान सकती थी। यह सुनकर राजेश चौंक गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी अपनी लापरवाही, मेज के ठीक ऊपर लटका हुआ शीशा, किसी और के लिए एक उपकरण बन जाएगा। शर्मा ने अपने सहयोगी की ओर देखा और सिर हिलाया। प्रिया ने जो रिकॉर्ड किया था वह न केवल अवैध घुसपैठ को दर्शाता था, बल्कि सावधानीपूर्वक तैयारी और लंबी अवधि की निगरानी को भी दर्शाता था। प्रिया ने उन फोन कॉल्स के बारे में बताना जारी रखा जो उसने सुनी थीं। दूसरी तरफ रिचर्ड नामक व्यक्ति की आवाज हमेशा धीमी और चिंतित लगती थी। इसके विपरीत अंजलि चिल्लाती थी, शिकागो के एक अस्पताल में आग की घटना का जिक्र करती थी। कहती थी कि अगर रिचर्ड ने उसकी बात नहीं मानी तो पुराने रिकॉर्ड फिर से खोल दिए जाएंगे। यह विवरण सुनकर राव ने तुरंत नोट किया। उसी अस्पताल में एक आग लगी थी, जहां मालिनी ने काम किया था, जिससे कई मरीजों की मौत हो गई थी, लेकिन मामला कभी स्पष्ट नहीं हुआ था। इतना ही नहीं, प्रिया ने यह भी बताया कि अंजलि अक्सर बंदरगाह के पास एक पुराने गोदाम में गाड़ी चलाकर जाती थी। बच्ची कार में सोने का नाटक करती थी, लेकिन उसे रास्ता अच्छी तरह याद था। एजेंट शर्मा ने तुरंत अपने अधीनस्थों को स्थान की पुष्टि करने का आदेश दिया। एक और टीम को उस गोदाम और भंडारण सुविधा की निगरानी के लिए नियुक्त किया गया, जिसका प्रिया ने जिक्र किया था। एक 6 साल की बच्ची की असाधारण याददाश्त और गहरी अवलोकन क्षमता वाली पूरी कहानी अब एक पूरे ऑपरेशन का आधार बन गई थी। जब सभी तथ्य स्पष्ट हो गए तो शर्मा ने सवाल पूछा, अंजलि को सब कुछ खुद स्वीकार करने के लिए कैसे मजबूर किया जाए, क्योंकि अप्रत्यक्ष सबूत अभी भी हत्या या बच्चों की हत्या की साजिश जैसे गंभीर मामलों में दोष सिद्ध करने के लिए पर्याप्त नहीं है। राजेश चुप हो गया और अपनी बेटी की ओर देखा। प्रिया ने धीरे से कहा कि अंजलि हमेशा दिखावा करना चाहती थी, हमेशा यह साबित करना चाहती थी कि वह सबसे चतुर है।
बच्ची का मानना था कि अगर उसके पिता कमजोर होने का नाटक करें, डर दिखाएं और समझौता करने को तैयार हो जाएं, तो वह खुद को रोक नहीं पाएगी और सब कुछ कह देगी। कमरा कुछ सेकंड के लिए चुप हो गया। फिर राव ने सिर हिलाया। यह सिर्फ एक अनुमान नहीं था, बल्कि अत्यधिक आत्मविश्वास वाले अपराधियों में एक आम मनोवैज्ञानिक विशेषता थी। योजना धीरे धीरे बनने लगी। एक बैठक की व्यवस्था की गई जिसमें राजेश एक हताश पिता की भूमिका निभाएगा, जो नकली धन हस्तांतरण दस्तावेज लेकर आएगा, जबकि सीबीआई कर्मचारी और आगंतुकों के रूप में भेष बदलेगी। प्रिया ने जोर देकर कहा कि उसे भी साथ चलना चाहिए। उसका तर्क सरल लेकिन प्रेरक था। उसकी उपस्थिति से अंजलि को लगेगा कि उसके पिता पूरी तरह से हार चुके हैं और उसे अपनी बेटी को भी एक सौदे के हिस्से के रूप में लाना पड़ा है। इस तरह उसके धमकी देने और अपराध स्वीकार करने की संभावना अधिक होगी। राजेश ने पहले तो मना किया, लेकिन अपनी बेटी की दृढ़ आंखों ने उसे चुप करा दिया। इतने महीनों की पीड़ा के बाद प्रिया अब केवल एक शिकार नहीं थी, बल्कि एक बहादुर गवाह बन गई थी। शर्मा ने आश्वासन दिया कि क्षेत्र में दर्जनों एजेंट छिपे होंगे। बच्ची की सुरक्षा पूरी तरह से सुनिश्चित की जाएगी। हालांकि एक पिता का दिल भारी था, लेकिन उसने अंत में सिर हिला दिया। बैठक देर रात तक चली। पटकथा के हर विवरण पर चर्चा की गई। संपर्क के समय, स्थान, आपातकालीन संकेतों से लेकर स्थिति के नियंत्रण से बाहर होने पर पीछे हटने के तरीके तक। राजेश को शांत रहने और एक ऐसे व्यवसायी की भूमिका निभाने की सलाह दी गई जो पूरी तरह से फंस चुका है। प्रिया को एक छोटे रिकॉर्डिंग डिवाइस का उपयोग करने का निर्देश दिया गया था, जो उसके तितली के आकार के हार में लगा था, जिसे वह हमेशा पहनती थी। सब कुछ एक खतरनाक लेकिन आवश्यक नाटक के लिए तैयार था। जब बैठक समाप्त हुई तो राजेश बाहर आया और अपनी बेटी को कुर्सी पर बैठे देखा। उसका चेहरा छोटा था, लेकिन आंखें चमक रही थीं। उसे अचानक समझ आया कि उसकी असली ताकत लाखों डॉलर या बड़े अनुबंधों में नहीं है, बल्कि इस बच्चे को अंत तक बचाने की इच्छा में है। और उस पल में वह जानता था कि वह अब अकेला नहीं है। उसके साथ प्रिया थी, गवाह शक्ति का स्रोत, एकमात्र कारण जिसके लिए वह उस सच्चाई के साथ युद्ध में आगे बढ़ रहा था जो उजागर होने की प्रतीक्षा कर रही थी। बच्चों के अस्पताल का कैफे हमेशा लोगों से भरा रहता था, लेकिन राजेश और प्रिया के लिए आज यह एक सावधानीपूर्वक तैयार किया गया नाटक था। वह अंदर गया, हाथ में नकली धन हस्तांतरण दस्तावेजों वाला ब्रीफकेस था, जबकि उसकी बेटी अपनी परिचित गुलाबी बैसाखियों के साथ चल रही थी। एजेंटों ने मेडिकल स्टाफ, मरीजों के रिश्तेदारों और यहां तक कि सफाई कर्मचारियों के रूप में भेष बदल लिया था, जो पूरे स्थान पर फैले हुए थे। सभी की निगाहें उस कोने की मेज पर थीं जहां अंजलि इंतजार कर रही थी। उसने एक साधारण पोशाक पहनी थी, चेहरे पर हल्का मेकअप था और आंखों में आत्मविश्वास की चमक थी। जैसे ही उसने राजेश और प्रिया को देखा, अंजलि मुस्कुराई जैसे कि कुछ हुआ ही न हो। मीठी अभिवादन की आवाज के साथ झूठी चिंता वाले सवाल भी थे। प्रिया कुर्सी पर बैठ गई, अपनी बैसाखियों को बड़े करीने से बगल में रखा। उसकी आंखों में कोई झिझक नहीं थी। बच्ची न तो रोई और न ही कांपी, बल्कि उस व्यक्ति को चुपचाप देखती रही जिसने उसे महीनों तक प्रताड़ित किया था। राजेश ने ब्रीफकेस खोला, नकली कागजात निकाले और उन्हें मेज पर बड़े करीने से रख दिया। उसने अपनी आवाज बार एंड शांत रखी, सीधे पूछा कि कितनी रकम और बदले में क्या मिलेगा। अंजलि ने बिना किसी लाग लपेट के $75 मिलियन की रकम दोहराई, यह पुष्टि करते हुए कि लेन देन पूरा होने पर सभी सबूत गायब हो जाएंगे। उसने वित्तीय रिकॉर्ड, उन कटे छंटे डेटा का जिक्र किया जो उसने एकत्र किए थे, यह दावा करते हुए कि कुछ ही क्लिक के साथ राजेश का करियर बर्बाद हो जाएगा। लेकिन फिर, जैसा कि प्रिया ने अनुमान लगाया था, अंजलि अपनी बड़ाई करने लगी। उसकी आवाज धीमी लेकिन उत्साह से भरी थी।
उसने बताया कि कैसे उसने सुनीता के अस्पताल में भर्ती होने के दिनों से ही परिवार से संपर्क साधा था। उसने मेडिकल रिकॉर्ड का अध्ययन करने, परिचित होने और झूठे देखभाल वाले इशारों से दिल जीतने के तरीके का विस्तार से वर्णन किया। हर शब्द में आत्म संतुष्टि झलक रही थी, जैसे कि वह किसी जीत की कहानी सुना रही हो। कैफे में छिपे एजेंटों ने माइक्रोफोन के माध्यम से रिकॉर्ड की गई हर आवाज को ध्यान से सुना। राजेश ने आश्चर्य का नाटक करते हुए पूछा कि सुनीता निदान से जल्दी क्यों चली गई। अंजलि धीरे से हंसी। उसकी आंखों में तिरस्कार की चमक थी। उसने स्वीकार किया कि चाय के कप और हर्बल दवा के पैकेट सरल नहीं थे। उनमें ऐसे तत्व थे जो बीमारी को और खराब करने, मरीज को जल्दी थकाने के लिए पर्याप्त थे। उसने ऐसे कहा जैसे कि यह एक मानवीय कार्य था जो एक मरते हुए व्यक्ति को शांति से जाने में मदद करता है। उस क्रूरता भरी आवाज ने एक इंसान की मौत को महत्वाकांक्षा का एक उपकरण बना दिया था। अपने पिता के बगल में बैठी प्रिया ने हर शब्द सुना। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं बदला। उसने एक छोटा सा सवाल पूछा। आवाज सपाट लेकिन तीखी थी। मेरी मां को इतना नीचा क्यों देखा गया? अंजलि ने उसकी ओर देखा। एक ठंडी मुस्कान उभरी। उसने कहा कि सुनीता कमजोर थी, जो कुछ उसके पास था उसके लायक नहीं थी, और प्रिया केवल एक छोटी सी बाधा थी। फिर उसने बिना किसी हिचकिचाहट के यह स्वीकार करना जारी रखा कि बच्चे की मौत सभी योजनाओं का रास्ता खोल देगी। एक विकलांग बच्चे के साथ एक दुर्घटना पर कोई शक नहीं करेगा, और उसके बाद विरासत एक विधवा के हाथों में आना जारी रखा। इस विकलांग बच्चे जाएगी। कैफे में हवा जैसे जम गई। अंजलि का हर शब्द प्रिया के हार में लगे रिकॉर्डिंग डिवाइस में साफ साफ रिकॉर्ड हो रहा था। राजेश शांत रहा, कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, केवल बातचीत को आगे बढ़ाता रहा। उसने रिचर्ड के बारे में पूछा, वह नाम जो उसकी बेटी ने सुना था। अंजलि हंस पड़ी, यह समझाते हुए कि रिचर्ड केवल एक मोहरा था जिसका इस्तेमाल किया गया था। उसने अस्पताल में आग के रहस्य को पकड़ रखा था, उसे मदद करने के लिए मजबूर किया था। हर विवरण प्रिया द्वारा बताई गई बातों से मेल खाता था, और अब मुख्य साजिशकर्ता के मुंह से पुष्टि हो गई थी। जब अहंकार अपने चरम पर पहुंच गया तो अंजलि कुर्सी पर पीछे झुक गई, सीधे राजेश को देख रही थी। उसने कहा कि वह बहुत भोला, बहुत आसानी से विश्वास करने वाला था, और उसका पूरा परिवार उसके लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए केवल एक सीढ़ी था। उस आवाज में अब कोई बनावट नहीं थी, बल्कि एक खुला स्वीकारोक्ति थी। ठीक उसी समय प्रिया ने धीरे से अपने तितली के हार को छुआ। यह पहले से तय किया गया संकेत था। तुरंत कई दिशाओं से लोग आगे बढ़े। एजेंट शर्मा और उनकी टीम ने अपने कार्ड निकाले और गिरफ्तारी का वारंट पढ़ा। अंजलि प्रतिक्रिया दे पाती, इससे पहले ही उसके दोनों हाथ पकड़ लिए गए। ठंडी हथकड़ियां लग गईं। एक छोटे से पल में उसका चेहरा आश्चर्य से गुस्से में और फिर चीख में बदल गया। वह चिल्लाने लगी, यह दावा करते हुए कि उसे फांसाया गया है कि उसने जो कुछ भी कहा वह केवल एक नाटक था, लेकिन हर आवाज पूरी तरह से रिकॉर्ड हो चुकी थी। हर विवरण एक अकाट्य सबूत बन गया था। राजेश ने अपनी बेटी को गले लगाया, उसे शांत करने के लिए फुसफुसाया। प्रिया ने ऊपर देखा, उसकी आंखें चमक रही थीं, बिल्कुल भी कांप नहीं रही थीं। बच्ची ने फुसफुसाया कि आखिरकार सच्चाई सामने आ गई है। राजेश के मन में राहत और दर्द का मिला जुला भाव था। वह जानता था कि यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है, लेकिन कम से कम उसके परिवार में दुख बोने वाले को रोक दिया गया था। जब अंजलि को बाहर ले जाया जा रहा था तो उसने पीछे मुड़कर देखा। उसकी आंखों में नफरत भरी थी। उसके आखिरी शब्द एक धमकी थे कि सब कुछ खत्म नहीं हुआ है, कि अभी भी दूसरे लोग हैं जो बच्चे की कीमत जानते हैं। लेकिन इस बार उसकी आवाज में पहले जैसी ताकत नहीं थी। कानून की उपस्थिति में, अकाट्य सबूतों के सामने, वह केवल एक हारी हुई महिला थी।
बाद में एक निजी कमरे में एजेंटों ने सभी डेटा स्वीकारोक्ति प्रिया द्वारा ली गई तस्वीरें, सुनीता का पत्र और बैंक दस्तावेजों को संकलित किया। सब कुछ ने सबूतों की एक ठोस दीवार बना दी थी। शर्मा ने पुष्टि की कि यह केवल एक ब्लैकमेल का मामला नहीं था, बल्कि एक जानबूझकर किए गए अपराधों की श्रृंखला थी जो कई सालों से चल रही थी। अस्पताल में मौतें, रहस्यमयी आग, सुनीता की असामान्य मौत, सब कुछ एक भयानक फाइल में जुड़ गया था। राजेश वहां बैठा था, अपनी बेटी का हाथ पकड़े हुए। उसे एक दुर्लभ शांति महसूस हुई। हालांकि वह जानता था कि आगे अभी भी अनगिनत जांच प्रक्रियाएं और मुकदमे हैं, लेकिन इस पल में वह समझ गया कि उसने सुनीता को निराश नहीं किया है। उसने सच्चाई को प्रकाश में लाया, प्रिया को आसन्न खतरों से बचाया। और सबसे महत्वपूर्ण बात, उसने अपनी बेटी की असाधारण ताकत देखी, एक छोटी बच्ची जो अंधेरे का सामना करने और उस पर काबू पाने के लिए पर्याप्त बहादुर थी। प्रिया ने अपना सिर अपने पिता के कंधे पर टिका दिया, धीरे से कहा कि मां को बहुत गर्व होता। राजेश ने अपनी आंखें बंद कर लीं, भावनाओं को बहने दिया। उसके दिल में एक वादा दोहराया गया, अब से कोई भी उसकी बेटी को चोट नहीं पहुंचा सकता। वह अपनी बाकी की जिंदगी अपनी बेटी की शांति की रक्षा करने और उसकी बेटी को चोट नहीं पहुंचा सकता, महिला को न्याय दिलाने के लिए समर्पित कर देगा जो अन्याय में मर गई थी। बाहर पुलिस की गाड़ी की आवाज धीरे धीरे दूर हो गई। बचे हुए स्थान में पिता और बेटी चुपचाप बैठे रहे, एक नए अध्याय की शुरुआत महसूस कर रहे थे। एक ऐसा अध्याय जहां अंधेरे को सच्चाई की रोशनी और प्यार की ताकत के लिए रास्ता देने के लिए दूर कर दिया गया था। अंजलि को हथकड़ी लगाकर ले जाने के बाद अस्पताल का अस्थायी अध्ययन कक्ष अभी भी उन धमकियों से भारी था जो अभी अभी गूंजी थीं। राजेश चुपचाप बैठा रहा, अभी भी प्रिया का छोटा सा हाथ कसकर पकड़े हुए। बच्ची आश्चर्यजनक रूप से शांत थी, जैसे कि जो कुछ भी हुआ वह एक लंबी यात्रा का अंतिम चरण था जिसके लिए उसने मानसिक रूप से खुद को तैयार कर लिया था। एजेंटों ने जल्दी से उपकरण समेटे, सभी ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग की फिर से जांच की। शर्मा ने पुष्टि की कि अंजलि की सभी स्वीकारोक्तियां स्पष्ट रूप से रिकॉर्ड की गई थीं। पिछले सबूतों के साथ यह मामला निश्चित रूप से सबसे गंभीर आरोपों के साथ दर्ज किया जाएगा। उसी शाम बेंगलुरु में सीबीआई मुख्यालय में राजेश और उसकी बेटी को एक सुरक्षित कमरे में ले जाया गया। यहां कानूनी कर्मचारी और जांचकर्ता एक मेज के चारों ओर बैठे थे, सभी दस्तावेजों को इकट्ठा कर रहे थे। सुनीता का पत्र एक सम्मानजनक स्थान पर रखा गया था, उसके बगल में प्रिया द्वारा ली गई तस्वीरें, वित्तीय विवरणों की प्रतियां और कई राज्यों से जांच के परिणाम थे। हर अलग थलग टुकड़ा अब एक स्पष्ट तस्वीर में जुड़ गया था। अंजलि शर्मा के झूठे नाम वाली मालिनी न केवल उसके परिवार को धोखा देने वाली थी, बल्कि कई संदिग्ध मौतों की श्रृंखला में एक कड़ी भी थी। रिचर्ड को भी उसी रात गिरफ्तार कर लिया गया था जब वह बंदरगाह पर अपने अपार्टमेंट से भागने की कोशिश कर रहा था। एजेंटों से मिली जानकारी से पता चला कि हथकड़ी लगते ही वह लगभग टूट गया था। प्रारंभिक पूछताछ में रिचर्ड ने कबूल किया कि वह शिकागो अस्पताल में आग से संबंधित रहस्यों के कारण कई सालों से मजबूर था। उसने स्वीकार किया कि उसने कई बार दस्तावेजों को स्थानांतरित करने में मदद की थी, जिससे मालिनी को संवेदनशील जानकारी तक पहुंचने में सुविधा हुई। इस गवाही ने फाइल को और मजबूत किया, यह साबित करते हुए कि प्रिया ने जो कुछ भी छिपकर सुना था वह सच था। राजेश सुनते हुए गुस्से और दर्द से भर गया। उसे अपनी आंखें बंद करने से पहले सुनीता की आंखों की याद आई, वह झूठी शांति जिसके बारे में उसने सोचा था कि उसे मिल गई है। अब वह जानता था कि वह विदाई शांतिपूर्ण नहीं थी। सब कुछ एक सावधानीपूर्वक गणना की गई साजिश का परिणाम था। दर्द बहुत बड़ा था, लेकिन साथ ही उसके अंदर एक शांत गर्व भी पैदा हुआ।
उसकी 6 साल की छोटी बेटी ने सच्चाई को सामने लाने में मदद की थी, दुष्ट को बेनकाब करने के लिए एक महत्वपूर्ण गवाह बन गई थी। अगले दिन स्थानीय मीडिया में अस्पताल में गिरफ्तारी की खबरें लीक होने लगीं। हालांकि सीबीआई ने अभी तक विवरण जारी नहीं किया था, लेकिन अफवाहें बेंगलुरु में भारतीय समुदाय में फैल गईं। वे चर्चा कर रहे थे कि एक प्रसिद्ध व्यवसायी को उसकी सौतेली पत्नी ने ही धोखा दिया था, कि इसके पीछे एक रहस्यमय नेटवर्क था। राजेश ने चुप रहने का फैसला किया, सभी साक्षात्कारों से इनकार कर दिया। इस समय उसकी एकमात्र चिंता प्रिया की सुरक्षा और मानसिक स्थिति थी। अधिकारियों के साथ कई अगली बैठकों में प्रिया हमेशा अपने पिता के साथ मौजूद रहती थी। बच्ची सीधी बैठती और हर सवाल का जवाब एक असामान्य रूप से परिपक्व आवाज में देती। कॉल्स के बारे में विवरण, जिन जगहों पर उनकी जासूसी की गई, स्टडी रूम में गुप्त कार्यों के बारे में, सब कुछ स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किया गया। जांचकर्ता कई बार बच्चे की याददाश्त और अवलोकन क्षमता पर चकित हुए। कुछ ने कहा कि प्रिया ही इस पूरे मामले को खोलने की कुंजी थी। जब गिरफ्तारी की आधिकारिक घोषणा की गई तो मालिनी को कई आरोपों का सामना करना पड़ा। सुनियोजित हत्या, हत्या की साजिश, वित्तीय धोखाधड़ी, ब्लैकमेल और बाल शोषण। दर्जनों पन्नों का अभियोग अदालत में घोषित किया गया, जिसमें उन अस्पतालों में असामान्य मौतों को भी सूचीबद्ध किया गया जहां उसने काम किया था। उसके वकील ने यह तर्क देने की कोशिश की कि यह सब केवल एक संयोग था कि कैफे में स्वीकारोक्ति दबाव में की गई थी, लेकिन रिकॉर्डिंग में हर शब्द स्पष्ट रूप से गूंज रहा था। साथ ही सुनीता द्वारा छोड़े गए लिफाफे के सबूतों ने सभी प्रतिवादों को निरर्थक बना दिया। राजेश गवाहों की पंक्ति में बैठा था, चुपचाप अपनी बेटी का हाथ पकड़े हुए। उसने कोई भावना नहीं दिखाई, लेकिन उसका दिल उबल रहा था। जब उसने अभियोजक को एक विकलांग बच्चे के लिए दुर्घटना की योजना बनाने के विवरण को पढ़ते हुए सुना, तो उसे खुद को नियंत्रित करने के लिए अपने दांत भींचने पड़े। प्रिया उसके बगल में बैठी थी, बस अपने पिता का हाथ और कसकर पकड़ लिया। उसकी आंखें अभी भी चमक रही थीं, कांप नहीं रही थीं। यह वह क्षण था जब राजेश समझ गया कि उसकी बेटी इन सब के बाद वास्तव में बड़ी हो गई है, दर्द और साहस से बड़ी हो गई है। मुकदमे के दिनों में पूरे कैलिफोर्निया में भारतीय समुदाय इस पर नजर रखे हुए था। वे उस महिला के बारे में सच्चाई जानकर हैरान थे, जो कई चैरिटी कार्यक्रमों में दिखाई दी थी, जिसे एक सफल व्यवसायी के बगल में एक समर्पित पत्नी के रूप में सराहा गया था। मुखौटे गिर गए, एक दयालु व्यक्ति के वेश में एक हत्यारे का ठंडा चेहरा उजागर हो गया। अस्थायी हिरासत के फैसले के दिन अदालत में माहौल तनावपूर्ण था। न्यायाधीश ने प्रतिवादी के खतरे के स्तर की पुष्टि की, औपचारिक सुनवाई होने तक हिरासत में रखने का आदेश दिया। मालिनी ने यह सुना। उसकी आंखें नफरत से जल उठीं। उसने राजेश और प्रिया की ओर देखा, कड़वे शब्द कहे कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। लेकिन इस बार उसके पीछे कई अधिकारी थे और सामने सभी मीडिया कैमरे हर विवरण को रिकॉर्ड कर रहे थे। सभी धमकियों ने उसे केवल अपराध में और गहरा धकेल दिया। उस शाम घर लौटकर राजेश अपने स्टडी रूम में चुपचाप बैठा था। उसने सुनीता का लिफाफा फिर से खोला, हर पंक्ति को फिर से पढ़ा। हर शब्द एक इच्छा को जलाने वाली लौ की तरह था। वह शक करने में गलत नहीं थी, सबूत छोड़ने में गलत नहीं थी, और वह पंक्ति को ये करा, हर शब्द एक इच्छा को जलाने वाली लौ की तरह था। इतनी देरी के बाद अंततः अपना वादा पूरा कर चुका था, अपनी बेटी की रक्षा कर रहा था और अपराधी को न्याय के कटघरे में ला रहा था। प्रिया ने दरवाजा खटखटाया और अंदर आई। हाथ में एक छोटी नोटबुक थी। बच्ची अपने पिता के बगल में बैठ गई, शब्दों से भरे पन्ने खोले। यह वह डायरी थी जो उसने अंजलि के साथ रहते हुए लिखी थी। पन्नों में डांट खाने के दिनों, थकने तक खड़े रहने के समय और उन परेशान करने वाले शब्दों का वर्णन था कि वह केवल एक बोझ है। प्रिया ने इसे अपने पिता को दिया।
कहा कि यह सब पुलिस को दिया जाना चाहिए ताकि कोई भी सच्चाई से इनकार न कर सके। राजेश ने अपनी बेटी को गले लगा लिया। उसकी आंखें नम हो गईं, लेकिन उसके दिल में गर्व की भावना बढ़ गई। अगले दिन उसने डायरी शर्मा को सौंप दी। एजेंट ने पन्ने पलटे और सिर हिलाया, यह पुष्टि करते हुए कि यह एक अमूल्य अतिरिक्त सबूत था। यह न केवल वित्तीय साजिश और हत्या को दर्शाता था, बल्कि एक लंबी मानसिक प्रताड़ना की श्रृंखला को भी दर्शाता था। मामले की फाइल और भी मजबूत हो गई। किसी भी बचाव के लिए कोई गुंजाइश नहीं बची। मामले की खबर पूरे अमेरिकी मीडिया में फैल गई। कई बड़े अखबारों ने एक 6 साल की लड़की के साहस पर जोर देते हुए खबरें प्रकाशित कीं। प्रिया लचीलेपन का प्रतीक बन गई। हालांकि राजेश ने हमेशा अपनी बेटी को कैमरों से दूर रखने की कोशिश की। वह जानता था कि प्रिया के लिए प्रसिद्धि महत्वपूर्ण नहीं थी, बल्कि सुरक्षा और न्याय की भावना थी जो वापस मिल गई थी। अपने दिल में राजेश समझ गया कि कानूनी लड़ाई अभी भी लंबी है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा पूरा हो चुका था। मालिनी अब आजाद नहीं थी। अकाट्य सबूत अधिकारियों के हाथों में थे, और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रिया अंधेरे से बच गई थी और उसने अपना विश्वास वापस पा लिया था। उसने अपनी बेटी को लिविंग रूम में किताब पढ़ते हुए देखा। उसकी आंखें रोशनी से चमक रही थीं और उसने मन ही मन सोचा कि उसने जो कुछ भी किया वह इसके लायक था। रात हो गई। राजेश खिड़की के पास बैठकर चुपचाप सुनीता को याद कर रहा था। उसने फुसफुसाया कि वह शांति से आराम कर सकती है, क्योंकि सच्चाई सामने आ गई है और उनकी बेटी ने साबित कर दिया है कि प्यार और साहस सभी झूठ को हरा सकते हैं। उस पल में उसे लगा जैसे उसका दिल हल्का हो गया है, जैसे उसने एक बड़ा मिशन पूरा कर लिया हो। लेकिन साथ ही वह जानता था कि एक नया अध्याय खुल रहा है, जहां उसके परिवार को आगे बढ़ना सीखना होगा, अंधेरे से बाहर निकलना होगा और एक अलग भविष्य की ओर बढ़ना होगा। मालिनी की गिरफ्तारी के 6 महीने बीत चुके थे। उस दौरान राजेश और प्रिया का जीवन धीरे धीरे एक नए चरण में प्रवेश कर गया। शांत लेकिन गहरा। जो घर कभी तनाव से भरा था, अब वह हल्का हो गया, क्योंकि डर की उपस्थिति अब नहीं थी। घुटन भरा माहौल अब एक बच्चे की हंसी और इतने उतार चढ़ाव के बाद पिता और बेटी के बीच शांतिपूर्ण क्षणों से बदल गया था। राजेश ने प्रिया के लिए अधिक समय समर्पित किया। अब काम को पहले की तरह खुद पर हावी नहीं होने दिया। उसने कंपनी को स्थिर किया, अपने विश्वसनीय सहयोगियों को कई कार्यकारी अधिकार सौंप दिए ताकि वह खुद घर पर अधिक रह सके। वह अपनी बेटी को थेरेपी सत्रों में ले गया, उसके बगल में बैठा जब भौतिक चिकित्सक ने उसके पैरों को मजबूत बनाने के लिए हर व्यायाम का निर्देश दिया। उसने उसके लड़खड़ाते कदमों को धीरे धीरे स्थिर होते देखा, और हर बार उसकी आंखें साधारण खुशी से चमक उठती थीं। प्रिया भी दिन ब दिन बदल रही थी। एक डरी हुई बच्ची से वह एक मजबूत छोटी लड़की बन गई थी, जो अपने अनुभवों के बारे में बोलने की हिम्मत करती थी, उन दूसरों के साथ साझा करने की हिम्मत करती थी जो समान परिस्थितियों का सामना कर रहे थे। डॉ वर्मा, जिन्होंने सुनीता का इलाज किया था, भी अक्सर घर आते थे। शुरू में प्रिया के मानसिक स्वास्थ्य की निगरानी के लिए, लेकिन धीरे धीरे उनकी उपस्थिति परिवार का एक परिचित हिस्सा बन गई। प्रिया उन्हें अंकल माइकल कहती थी और अक्सर उन्हें नई किताबें या तितली उद्यान परियोजना के बारे में छोटे छोटे विचार दिखाने के लिए दौड़ती थी, जिसका वह सपना देख रही थी। राजेश ने यह दृश्य देखा, उसके दिल में गर्मजोशी महसूस हुई। शायद इन सब के बाद जीवन ने अभी भी उसे और उसकी बेटी को एक विशेष सांत्वना दी थी। मुकदमा मालिनी के लिए आजीवन कारावास की सजा के साथ समाप्त हुआ। जिस दिन अदालत ने फैसला सुनाया, राजेश को कोई खुशी महसूस नहीं हुई, बस एक तरह कापलौय देना महसूस हुआ। वह समझ गया कि न्याय हो चुका है, लेकिन नुकसान की भरपाई कभी नहीं हो सकती। सुनीता वापस नहीं आ सकती,
प्रिया के आंसू भरे साल भी मिटाए नहीं जा सकते, लेकिन कम से कम अब से वे दोनों बिना डरे पीछे मुड़कर देखे आगे बढ़ सकते थे। घर के पीछे का छोटा बगीचा प्रिया की पसंदीदा जगह बन गया। उसने कई रंगों के फूल लगाए, विशेष रूप से वे जो तितलियों को आकर्षित करते थे, क्योंकि उसकी माँ ने कहा था कि तितलियां परिवर्तन और पुनर्जन्म का प्रतीक हैं। हर शाम राजेश अपनी बेटी को हर पौधे की देखभाल करते देखता। उसकी आंखें खुशी से चमकती थीं। एक बार प्रिया ने कहा कि बगीचे में तितलियों का लौटना उसके दिल में विश्वास के लौटने जैसा है। राजेश ने सुना और चुपचाप सिर हिलाया, क्योंकि वह जानता था कि उसकी बेटी ने दर्द से सबसे कीमती सबक सीखा है, नुकसान को ताकत में बदलना सीखा है। इतना ही नहीं, प्रिया ने अपने पिता को अमेरिका में कठिनाइयों का सामना कर रहे भारतीय बच्चों, विशेष रूप से असुरक्षित वातावरण में रहने वाले बच्चों की मदद के लिए एक छोटा सा कोष स्थापित करने का सुझाव दिया। बच्ची ने कहा कि अगर वह इससे उबर सकती है तो दूसरे बच्चों को भी मदद की जरूरत है। राजेश भावुक हो गया और तुरंत सहमत हो गया। उन्होंने घर के एक हिस्से को एक सामुदायिक स्थान में बदलकर शुरुआत की, जहां बच्चे पढ़ने, सीखने और साझा करने के लिए आ सकते थे। इस विचार को समुदाय ने जल्दी ही अपना लिया। लोग यह देखकर हैरान थे कि एक 6 साल की बच्ची इतनी दूर और गहरी सोच सकती है, लेकिन सभी ने स्वीकार किया कि यह एक ऐसी आत्मा का परिणाम था जिसने उन चीजों का अनुभव किया था जिन्हें किसी को भी सहन नहीं करना चाहिए। एक दोपहर प्रिया अपनी स्टडी टेबल पर बैठी, एक सफेद नोटबुक खोली और एक छोटी किताब के लिए पहली पंक्तियां लिखीं। वह अपनी मां सुनीता के बारे में बताना चाहती थी, दुख से नहीं बल्कि ताकत से। बच्ची ने लिखा कि उसकी मां ने कहा था, तुम एक छोटी तितली हो, आज नाजुक हो सकती हो, लेकिन कल दूर तक उड़ने के लिए काफी मजबूत होगी। राजेश ने उन अपरिपक्व शब्दों को चुपके से पढ़ा। उसका दिल एक पल के लिए दुख से भर गया, लेकिन वह बहुत गर्वित भी था। वह जानता था कि जब यह कहानी पूरी हो जाएगी तो कई अन्य बच्चों को यह विश्वास मिलेगा कि दर्द उनके भविष्य को परिभाषित नहीं करता है। डॉ वर्मा एक दिन प्रिया के लिए एक छोटा सा डिब्बा लेकर आए। अंदर एक तितली के आकार का चांदी का पेंडेंट था, जिसे सुनीता ने अपनी मृत्यु से पहले उन्हें दिया था, यह कहते हुए कि इसे तब तक रखना जब तक कि बेटी समझने के लिए काफी बड़ी न हो जाए। जब उन्होंने इसे प्रिया के गले में पहनाया तो वे भावुक होकर बोले, यह वह उपहार है जो तुम्हारी मां तुम्हें देना चाहती थी, ताकि तुम हमेशा याद रखो कि तुम कभी अकेली नहीं हो। प्रिया ने पेंडेंट को सहेजा, चमकती आंखों से मुस्कुराई। उसने फुसफुसाया कि वह इसे हर दिन पहनेगी ताकि अपनी मां के शब्द याद रहें। उसके बाद के महीनों में पिता और बेटी का जीवन धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से आगे बढ़ा। राजेश अब केवल काम में डूबा रहने वाला आदमी नहीं था। उसने संतुलन बनाना सीखा, अपनी बेटी के साथ छोटे छोटे पलों को संजोना सीखा। उसने महसूस किया कि सफलता केवल संख्याओं में नहीं है, बल्कि परिवार में शांति में है। हर शाम जब वह प्रिया के साथ किताब पढ़ता तो उसे लगता जैसे वह सुनीता की विरासत को आगे बढ़ा रहा है, अपनी बेटी को प्यार करना सीखना और दृढ़ रहना सिखा रहा है। एक शांत शाम प्रिया को कुछ छोटी कहानियां सुनाने के बाद राजेश ने बत्ती बंद की और बाहर जाने की तैयारी कर रहा था। बेटी ने अचानक उसे वापस बुलाया, पूछा, पापा क्या आपको लगता है कि मां जानती है कि हम खुश हैं? वह एक पल के लिए रुक गया और फिर धीरे से जवाब दिया, मुझे विश्वास है कि सुनीता हमेशा देख रही है और उसी ने यह व्यवस्था की है ताकि पिता और बेटी फिर से खुशी पा सकें। प्रिया धीरे से हंसी, सिर हिलाया और सो गई। राजेश कुछ देर तक चुपचाप खड़ा रहा, अपनी बेटी के शांत चेहरे को देखता रहा। उसके दिल में एक अवर्णनीय भावना उमड़ पड़ी। बेंगलुरु के छोटे से घर में, जो कभी आंसू और डर से भरा था,
अब हंसी और उम्मीद की गूंज थी। जीवन ने उन्हें ऐसे दर्द से परखा था जिसे पार करना असंभव लगता था, लेकिन अंत में प्यार और सच्चाई की जीत हुई। राजेश समझ गया कि आगे का रास्ता अभी भी लंबा है, लेकिन उसे विश्वास था कि वह और उसकी बेटी आगे बढ़ने के लिए काफी मजबूत हैं। और कहानी एक 6 साल की लड़की की छवि के साथ समाप्त होती है, जो बगीचे में बैठी है, उसका चांदी का हार धूप में चमक रहा है, हाथ में अपनी माँ के बारे में लिखी किताब के पन्ने पलट रही है। वह कमजोर बच्ची नहीं थी, बल्कि विश्वास की असाधारण शक्ति का प्रमाण थी। गहराई में राजेश एक बात निश्चित रूप से जानता था। सच्ची खुशी पैसे या प्रसिद्धि से नहीं आती, बल्कि दिल में प्यार को बनाए रखने की क्षमता से आती है। तब भी जब आप सबसे गहरे अंधेरे से गुजरे हों। जिसने भी यह कहानी सुनी वह चुप हो गया और फिर धीरे धीरे एक साधारण बात महसूस की। सच्चाई को कुछ समय के लिए छिपाया जा सकता है, लेकिन प्यार कभी गायब नहीं होता। वह वापस आने का रास्ता खोज लेगा, घावों को भर देगा और लोगों को वापस रोशनी में ले आएगा। दोस्तों, आप सब कहाँ से हमारी यह कहानी सुन रहे हैं, कमेंट में ज़रूर बताइए। आपको आज की यह कहानी कैसी लगी, अपनी राय हमारे साथ शेयर करना न भूलें। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप सब हमेशा स्वस्थ, सुखी और सुरक्षित रहें। अगर आपके पास भी कोई ऐसी ही मज़ेदार या प्रेरणादायक कहानी है, तो उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए ताकि हम सब उसे पढ़ सकें।